डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो चूँकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम फिर थोड़ा वो रिपीट भी यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक जो मेन टॉपिक होगा दैट वुड बी क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले हम फिर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, मगर जो वन ऑफ द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो मुझे लगती है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और those compounds which essentially contain carbon and hydrogen। वो सभी कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जिनके पास होता है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है CH4, ये मीथेन है। चूँकि इस मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी तरह से अगर मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे लिखूँगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिखा इथीन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक और मैं लिखूँगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज़ इथाइन, तो यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मगर वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, मगर इसके बावजूद और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो थोड़ा इस डेफिनेशन को और यहाँ पे कुछ एक और लाइन ऐड करेंगे फिर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिसाइड्स कार्बन and hydrogen, they may contain other elements like nitrogen, ऑक्सीजन, इसी तरह से हेलोजन्स, इसी तरह से सल्फर एट्सेट्रा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, अब जैसे कि मैंने कहा CH4 मीथेन,
ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर ये एग्जांपल्स हो गई है अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड जैसे कि इस तरह से लिखूँ CH3 CH2 CH2 CH3। अगर आप ये कंपाउंड देखेंगे इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है और इसका नाम है ब्यूटेन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिसाइड्स कार्बन और हाइड्रोजन, और कुछ कंपाउंड्स वो भी है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, मगर उसके बावजूद और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे CH3OH, ये मिथनॉल है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, तो पहले कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, वो इसमें है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद ऑक्सीजन भी है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अगर मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखूं, फोर्थ वन जैसे कि CH3CHO, अगर आप ये देखेंगे इट इज़ इन फैक्ट CH3CHO, इट इज़ कॉल्ड इथेनॉल। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी है कार्बन हाइड्रोजन और इसके बावजूद ऑक्सीजन भी है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँगा CH3NH2, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, और इसके बावजूद नाइट्रोजन भी है, तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इट इज़ कॉल्ड अमाइनो मीथेन। इट इज़ कॉल्ड अमाइनो मीथेन। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप देखेंगे, ये मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। देयर आर इन्यूमरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना, इनकी स्टडी को सिस्टमाइज करना, सिस्टमेटिक बनाना, ये वजह रही कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट इनको सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर स्टडी करना इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये बहुत ही मुश्किल है। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को कन्वीनियंट बनाना, इनकी स्टडी को सिस्टमेटिक बनाना, उस वजह से ही इनको क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दोज कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी होगा। जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड्स के पास कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे विच एसेंशियली कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, जैसे कि यहाँ पे उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो वी कैन ऑल्सो से ऑल हाइड्रोकार्बन्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इनफैक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से भी डिफाइन किया गया है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतना ही नहीं, इस तरह से भी इनको डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफैक्ट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इस तरह से भी डिफाइन किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मगर ये डेफिनेशन
कंपैरेटिवली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने में कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यही वजह है कि दिस डेफिनेशन सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो भी डेफिनेशन है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है। हर किसी डेफिनेशन के कुछ न कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि देयर आर कंपाउंड्स लाइक दिस CCl4, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मगर इस डेफिनेशन के हिसाब से इसके पास एक तो कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन। कार्बन तो इसके पास है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इस हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? दैट कैन बी जस्टिफाइड, इट इज़ पोजीशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्यों रखा गया है, इसको हम जस्टिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज़। वो कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया। और जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी, जो मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था इस वजह से क्योंकि इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था। तो इनकी स्टडी को कन्वीनियंट बनाना, इनकी स्टडी को सिस्टमेटिक बनाना, यही वजह था कि यही वजह थी कि इनको क्लासिफाई किया गया। तो नाउ द क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनको आप ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अल्केन्स। और अगर आप अल्केन्स देखेंगे इनका नंबर भी बहुत ही ज़्यादा है। एक और है अल्कीन, एक और ग्रुप है दैट इज अल्काइन, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, और इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि सभी कंपाउंड्स को हम अलग अलग से पढ़ें। तो अगर आप अल्केन का एक मेंबर आप ले लेंगे, जैसे कि आप मीथेन के बारे में पढ़ेंगे, तो मीथेन की स्टडी करने से आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो बाकी मेंबर्स की होगी वो यहाँ से पता चल जाएगी। तो इसका मतलब आपको हर कोई कंपाउंड अलग अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आप इस ग्रुप में सिर्फ एक फ्यू कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कंपाउंड्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप इजीली जान सकते हैं। इसी तरह से आपको अल्कीन का हर कोई मेंबर अलग अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आप एक मेंबर के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि ईथीन, तो बाकी जो इसमें बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में आप मैक्सिमम जान पाएंगे। एंड सेम इज केस विथ अल्काइन। तो यही वजह है कि ग्रुप्स बनाने का मकसद होता है कि हमें हर कोई कंपाउंड अलग अलग से न पढ़ना पड़े। उन ग्रुप्स में कुछ मेंबर्स को पढ़कर हमें पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाए, या उनके पूरे ग्रुप के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान पाएँ, या उनकी प्रॉपर्टीज़ को 2 या 4 मेंबर्स को पढ़कर बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो यही वजह है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स आई मीन द क्लासिफिकेशन। जिस तरह से हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स में, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यही वजह थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी इसी वजह से क्लासिफाई किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, तो इनको ग्रुप्स बनाए गए ताकि हमें ग्रुप्स में, अगर हम किसी ग्रुप में
फ्यू कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पूरे ग्रुप के कंपाउंड्स के बारे में पता चल जाएगा, उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ताकि हमें अलग अलग से इंडिविजुअली सारे कंपाउंड्स को न पढ़ना पड़े। तो यही था रीज़न कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा due to large number of organic compounds, due to large number of organic compounds, it is not possible to study all compounds individually. Therefore, to make their study convenient and systematic, organic compounds have been classified. तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। एक तो जो मैंने यहाँ पे कहा कि टू मेक देयर स्टडीज कन्वीनियंट, क्योंकि हम इंडिविजुअली सभी कंपाउंड्स को अलग अलग से नहीं पढ़ पाएंगे, और सिस्टमेटिक। थोड़ा ये सिस्टमेटिक के बारे में यहाँ पे एक मतलब इनकी जो स्टडी होगी दैट वुड बिकम ऑर्डर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँगा कि हमारे पास कोई कंपाउंड है CH4, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, या चलो बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा। तो इसके बैद का जो मेंबर है, अल्केन का दूसरा मेंबर है, दैट इज C2H6। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो अगर इसके बैद C3H8, इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इनकी स्टडी सिस्टमेटिक बन जाती है। तो अगर हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट का पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली हम इसका प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फिर इसका प्रेडिक्ट, अगर हम एक एलिमेंट को पढ़कर दूसरे एलिमेंट जो दूसरी अगर एक कंपाउंड को पढ़कर अगर हम दूसरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इनकी स्टडी सिस्टमेटिक हो गई है। तो ये वजह है कि हम क्लासिफिकेशन करने का हमारा एक और मकसद होता है कि ताकि इनकी स्टडी सिस्टमेटिक बन जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, अगर आपको मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा होगा या कम होगा। सिमिलरली प्रोपेन का, ब्यूटेन का, इसी तरह से पेंटेन का, और एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स। तो एक तो हमने कहा टू मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट, और दूसरी बात सिस्टमेटिक। नाउ तो ये था रीज़न वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड। देखिए आप इनकी क्लासिफिकेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3, आप इजीली इसको पहचान सकते हैं, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका नाम है ईथेन।
इसका नाम है इथेन। इसी तरह से अगर मैं एक और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखूं, इट इज़ प्रोपेन। अगर एक और लिखूं यहाँ पे, इट इज़ ईथीन। अगर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे लिखूं, इट इज़ साइक्लोब्यूटेन। अगर एक और मैं यहाँ पे लिखूं लाइक दिस, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ कॉल्ड बेंजीन। तो यहाँ पे एक और मैं लिखना चाहूँगा, इट इज़ इथाइलीन ऑक्साइड। तो ये सभी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर आप देखेंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ओपन चेन होती हैं एटम्स की, जैसे कि यहाँ पे ओपन चेन है, यहाँ पे ओपन चेन है, यहाँ पे ओपन चेन है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा गया, दे आर कॉल्ड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके बाद अगर आप इन कंपाउंड्स को देखेंगे, यहाँ पे जो क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स है, क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स, यहाँ पे क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स, यहाँ पे क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा गया साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनके दो ग्रुप्स बनाए गए, वन इज ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा जो ग्रुप है दैट इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ अब ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले हम इनको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। नाउ अगर यहाँ पे मैं इनको डिफाइन करूँगा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are those organic compounds which contain open chain of atoms in their molecules. ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, इट कंटेन्स ओपन चेन ऑफ एटम्स, इट कंटेन्स ओपन चेन ऑफ एटम्स, इट कंटेन्स ओपन चेन ऑफ एटम्स। सो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये लिखेंगे ईथेन है एक एग्जांपल फिर इसकी, इसी तरह से प्रोपेन यहाँ पे लिखेंगे पहले, इसी तरह से यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा ईथीन,
मीथेन एटसेट्रा। सो ये जो कंपाउंड्स है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, ये एग्जांपल दी, ये दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, आप यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा। ये जैसे कि अगर मैं इस तरह से लिखूँगा CH3, ये भी एक ओपन चेन है। इट ऑल्सो कंटेन्स ओपन चेन ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, सो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर इसका नाम लिखेंगे, इट इज़ 2-methyl butane, इट इज़ 2-methyl butane। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप आगे देखेंगे। तो ये था रिगार्डिंग एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये मैं यहाँ पे रब करना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ आप साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चूँकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन one or more rings of atoms in their molecules. These are those organic compounds which contain one or more rings or closed chains of atoms in their molecules. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आप, it contains closed chain of atoms in the molecule, so it is example of cyclic organic compound. अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, actually it represents here carbon, यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन, और यहाँ पर भी closed chain of atoms है, so it is also example of this cyclic organic compound. और इसी तरह से अगर आप इथाइलिन ऑक्साइड को देखेंगे, यहाँ पर भी क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स है, तो ये भी एक एग्जांपल है फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। नाउ सी, तो यहाँ पे मैं पहले रब करना चाहूँगा ये, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब इसके दो क्लासेस थे, वन इज ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और it is cyclic organic compounds। तो अगर आप एग्जांपल इसकी देखेंगे, इट इज़ CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, या मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दूंगा CH3 CH3, ये भी एग्जांपल है फिर ओपन चेन, दैट इज 2-methyl
2-methyl propane, it is 2-methyl propane. या एक और यहाँ पे एग्जांपल में देना चाहूँगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ ईथीन। तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, CH2। जनरली हम जो ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहाँ पे मैंने लिखा, इसको हम सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी सिंपली ड्रा लाइन्स, और यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स कार्बन, और ये हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड एक, ये होगा दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्योंकि कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के साथ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वो हम नहीं दिखाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो पता होता है कि यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इट इज़ साइक्लोब्यूटेन। एक और एग्जांपल मैंने दी थी यहाँ पे, इट इज़ बेंजीन। तो एक और एग्जांपल में यहाँ पे जो मैंने अभी दी थी, इट इज़ लाइक दिस, जिसको हम इस तरह से भी इन कार्बन को हम नहीं दिखाते हैं, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि यहाँ पे कार्बन एटम्स है विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, एंड इट इज़ इथाइलिन ऑक्साइड, इट इज़ इथाइलिन ऑक्साइड। नाउ ये जो यहाँ पे ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको ये पहले ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, अर्लियर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे वर फर्स्ट obtained from animal और vegetable fats। इन कंपाउंड्स को, जो अर्लियर कंपाउंड्स ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थे, वो एनिमल और वेजिटेबल फैट से ऑब्टेन किए गए थे, जिसकी वजह से इनको एक और नाम भी दिया गया था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एसाइक्लिक organic compounds are also called aliphatic compounds because earlier members of this class were obtained from animal or vegetable fats। तो यही वजह था कि इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा गया है, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स का भी नाम देते हैं। इनफैक्ट ग्रीक एलिफेटोस मीन्स फैट, चूँकि फैट को एलिफेटस कहा जाता है, चूँकि ये फैट से ही ऑब्टेन किए जाते थे, इसी वजह से इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। तो ये था रिगार्डिंग ओपन चेन और साइक्लिक। ये जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली 2 क्लास इनके पहले बनाई गई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये कंपाउंड देखें, यहाँ पे जो एटम्स रिंग बनाते हैं, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे है कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन। वो कंपाउंड्स, वो
साइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक कंपाउंड्स जिनका रिंग बना होगा एक ही काइंड ऑफ एटम्स का, दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। और जिनका रिंग बना होगा एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स का, दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो इनको फिर क्लासिफाई किया गया है दो क्लास में, वन इज़ होमोसाइक्लिक, या इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर हम इनकी क्लासिफिकेशन अब लिखेंगे। नाउ अब इसके दो क्लास किए गए। इसके अब दो क्लास बनाओगे आप, वन इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आप यहां पे देखेंगे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इन दियर रिंग्स, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इन दियर रिंग, जैसे कि इसमें है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर दोज साइक्लिक कंपाउंड्स, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, these are those cyclic compounds which contain only one kind of atoms in their rings, that is कार्बन एटम्स। और वो कौन से एटम्स हैं? कार्बन एटम्स। तो अगर हम इनकी एग्जांपल अब देखेंगे, इनमें से कौन कौन सा आएगा इसमें, एक तो आएगा फिर साइक्लोब्यूटेन और आएगा बेंजीन। तो इनकी एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखेंगे, एग्जांपल्स साइक्लोब्यूटेन एंड बेंजीन, और भी एग्जांपल्स हैं। अभी आप यहाँ पे ये आपको क्लियर अब होगा यहाँ पे। तो साइक्लोब्यूटेन और बेंजीन, चूंकि इनका रिंग एक ही किस्म का एक ही काइंड ऑफ एटम्स का बना है, सो ये इंक्लूड होते हैं किसमें अब, होमोसाइक्लिक में। क्योंकि ये जो एटम्स हैं एक ही टाइप के एटम्स, वो एक्चुअली कार्बन एटम्स ही हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर आप ये देखेंगे, आप ऐसे बहुत सारे और भी कंपाउंड्स देखोगे जिनमें जो रिंग होगा वो दैट विल आल्सो कंटेन हेटेरो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर जो भी एटम्स होते हैं उनको हम हेटेरो एटम्स यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन होगा कहीं पे रिंग में, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, सो दे आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरो एटम्स। वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके रिंग में हेटेरो एटम्स भी होंगी, तो उन साइक्लिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे रब करना चाहूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दोज, चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, और दो साइक्लिक कंपाउंड्स which contain hetero atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, etc.
इन दियर रिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा फिर इसकी, दैट वुड बी फॉर एग्जांपल इथाइलिन ऑक्साइड है यहाँ पे, इथाइलिन ऑक्साइड। यहाँ मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहूँगा, पायरिडीन है। पायरिडीन जो है वो भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे मैं इनफैक्ट उसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा, इट्स लाइक दिस। ये है पायरिडीन। अगर आप देखेंगे ये जो रिंग है, दिस रिंग कंटेन्स कार्बन एटम्स, बट बिसाइड्स कार्बन एटम दिस रिंग आल्सो कंटेन्स दिस हेटेरो एटम, इट इज़ हेटेरो एटम। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम हेटेरो एटम मानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर। कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर जो एटम्स होंगे उनको हम हेटेरो एटम्स यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पर भी जो रिंग में एक नाइट्रोजन है बिसाइड्स दिस कार्बन, सो ये भी एग्जांपल है फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो एक और एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज इसका नाम है पायरिडीन। हम आगे इसको फिर देखेंगे। तो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक तो है एसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज साइक्लिक। एसाइक्लिक को एक और नाम से जाना जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो जो ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। नाउ इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई। नाउ देखिए आप मैं फिर यहाँ पे लिखना चाहूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके दो क्लास किए गए थे, वन इज एसाइक्लिक, या मैंने इनका और एक नाम है ओपन चेन और एलिफेटिक। ये आप याद रखिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स, और था साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के दो ग्रुप्स बनाए गए। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, वन इज होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इनकी एग्जांपल एक और ग्रुप था दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक की अगर आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, और एग्जांपल दी थी बेंजीन की। एक और एग्जांपल है जो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, इट इज साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी इथाइलिन ऑक्साइड, और एक एग्जांपल दी थी मैंने पायरिडीन की। देखिए अब ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है इनको भी डिवाइड किया गया, इनको भी डिवाइड किया गया, इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
इन होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा जो क्लास है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके भी दो क्लास किए गए, जो हेटेरोसाइक्लिक है इनके भी दो क्लास किए गए। इनके भी हैं, एक तो है एलिसाइक्लिक, चूंकि ये हेटेरोसाइक्लिक है इनको एक क्लास बनाया गया एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसका है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर उसके बाद जाएंगे एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। नाउ देखिए आप, एक्चुअली एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हम किन को कहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी CH3 दैट इज ईथेन। ये एक एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा दैट इज ईथीन, ठीक है ना। अब भी यहाँ पे देखिए आप, ये जो अब आप ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। इन कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी शो करते हैं इन कंपाउंड जैसे, साइक्लिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स जो मैक्सिमम रिजेंबल करते हैं विथ एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इज क्लियर? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है फिर? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज साइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल with aliphatic compounds in their maximum properties। तो यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहेंगे, यहाँ पर ही एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और those cyclic compounds, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं which resemble with acyclic compounds in their maximum properties। ठीक है ना। वो साइक्लिक कंपाउंड्स which resemble with these acyclic compounds in their maximum properties, they are called एलिसाइक्लिक। इज क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मतलब किस तरह की प्रॉपर्टीज से ये इनके साथ मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है दैट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर आप इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिस तरह से यहाँ पर एक कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, जिस तरह से ये बिहेव करेगा, इसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिहेव करेगा। एक और चीज़, जिस तरह से यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो साइक्लिक है,
और यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी इजीली ब्रेक होगा। मतलब फिर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दे रिजेंबल विद दीज कंपाउंड्स इन देयर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज। तो फिर इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स है बट रिजेंबल विथ acyclic compounds in maximum properties, so they are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अगर हम फिर एग्जांपल इनकी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर तो एक आएगा फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना। तो ये आएंगे एसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो नाउ अगर आप ये देखेंगे, ये कंपाउंड दो, ये जो बेंजीन है यहाँ पे, बेंजीन में यहाँ पे हमने जो अगर आप बेंजीन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बेंजीन की प्रॉपर्टीज इट विल नॉट बिहेव इन द सेम वे एज द एसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब जिस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जिस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी जितना हम प्रिडिक्ट करते हैं उससे ज़्यादा है। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स की ये तो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, मगर इनकी प्रॉपर्टीज इन साइक्लिक कंपाउंड से डिफरेंट है। फिर इनको एक अलग क्लास में रखा गया, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहले हम डिफाइन करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। एक पॉइंट इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स, दे आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और चीज़ पे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है यहाँ पे, तो हम इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड्स दिखाए हैं, दीज पाई बॉन्ड्स कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। इनफैक्ट यहाँ पे एडिशन इजीली नहीं होती है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे एडिशन करनी है, एडिशन हो सकती है बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो उस तरह से नहीं बिहेव करते हैं जो जिस तरह से यहाँ पे करते हैं। तो फिर इन कंपाउंड्स को एक अलग क्लास में रखा गया, सो दे आर कॉल्ड इनफैक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स की यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे नाउ। तो अगर मैं अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूँगा, देखिए अगर मैं फर्स्ट पॉइंट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्या है पहले, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। इनफैक्ट दे आर होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर cyclic compounds or cyclic compounds which are unexpectedly more stable and they are unexpectedly more stable। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, ये उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। विच आर अनएक्सपेक्टेडली मोर स्टेबल एंड शो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। इनको हम इजीली कोई कंपाउंड ऐड नहीं कर पाते हैं, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे
जिस तरह से यहाँ पे एडिशन ईजिली होगी, यहाँ पे ईजिली एडिशन नहीं होती है, दे शो रेजिस्टेंस, अगर एडिशन होगी भी अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो यही मैंने लिखा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर unexpectedly more stable and show resistance towards addition reactions. ये एडिशन रिएक्शंस के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट दे प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप देखेंगे जनरली ये कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, दे प्रेफर टू शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, show resistance towards addition reactions but prefer to undergo substitution reactions। और ये प्रेफरेबली कौन से रिएक्शंस इनमें होते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें रेजोनेंस होता है। ये जो पाई बॉन्ड्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, दीज पाई बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर इनफैक्ट डिलोकलाइज्ड। मतलब आप इस तरह से देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी खास जगह पे लोकलाइज नहीं है। इनफैक्ट दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर विद इन दिस रिंग। और यही वजह है कि हम बेंजीन को इस तरह से दिखाते हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर देखी होगी, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू शो लाइक दिस। एक्चुअली दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डिलोकलाइज्ड, एंड द डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स इज शोन बाय दिस रिंग। दिस रिंग शोज that these pi electrons are delocalized। ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, तो एक तो मैंने कहा कि पहली चीज़, these aromatic compounds they are cyclic, they are unexpectedly more stable, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्टेबल हैं। they do not undergo addition reactions easily। इनमें एडिशन रिएक्शन जिस तरह जहाँ पर भी जनरली अगर आप पाई बॉन्ड देखेंगे या वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे एडिशन इजीली होती हैं, मगर इन कंपाउंड्स में एडिशन नहीं होगी इजीली। तो दे प्रेफर टू अंडरगो दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक चीज़, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस गिव्स देम मोर स्टेबिलिटी। इनफैक्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक नाम क्यों दिया गया था? जो सबसे पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो अर्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स में पाया गया था कि दे वर हैविंग प्लीजेंट स्मेल। तो एरोमा वर्ड जो है इसका मतलब ही है प्लीजेंट स्मेल, क्योंकि अर्लियर कंपाउंड्स के जो थे, अर्लियर कंपाउंड्स, उनका एक प्लीजेंट स्मेल होता था। तो दैट इज़ वाई दोज कंपाउंड्स वर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मगर आज जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, अब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पाए गए हैं, या तो उनका अनप्लीजेंट स्मेल है या उनका स्मेल ही नहीं है। एक एरोमेटिक कंपाउंड की मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा जो आपने देखा होगा, दैट इज़ नेप्थलीन। जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा नेप्थलीन बॉल्स, जो हम इंसेक्ट रिपेलेंट जो यूज़ करते हैं कपड़ों में, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसका भी एक स्मेल आपने फील किया होगा। तो ये था रिगार्डिंग दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनको भी क्लासिफाई किया गया है फिर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को। इनफैक्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे इन द सेपरेट लेक्चर। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की और कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं। इनफैक्ट वहाँ पे हम एक रूल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, वो भी हम वहाँ पे देखेंगे। एक और चीज़, वहाँ पे आप कुछ और टर्म्स भी देखेंगे। एक तो है एरोमेटिक, जो यहाँ पे आपने देखा एरोमेटिक, वहाँ पे एक और टर्म आप देखेंगे एंटी एरोमेटिक, एक और टर्म नॉन एरोमेटिक, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आप इतना ही याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको कहा। नाउ ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनके भी अब दो क्लासेस हैं। वन इज कॉल्ड बेंजोनाइड
एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे हम पहले आप इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये वाला पार्ट मैं अभी रब कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, ये अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नाउ देखिए अब एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे जो टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड है, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाई है, वो है बेंजीन, लाइक दिस। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। ये है बेंजीन और ये है नेप्थलीन। जो मैंने अभी कहा कि नेप्थलीन बॉल्स में यही मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यह एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, दैट इज लाइक दिस। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इनफैक्ट मैंने ये पहले दिखाया यहाँ पे। इनफैक्ट आप देखेंगे इस कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी वही है जो मैंने अभी आपको बताया। इट इज़ कॉल्ड ट्रोपून। क्योंकि ये एग्जांपल यहाँ पे देने से आपको इजीली होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन समझने में। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को अब दो ग्रुप्स में बांटा गया। One is called benzenoid aromatic compounds, और दूसरा क्लास है दैट इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स, जिनमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे, चाहे वो फ्यूज्ड हालत में हो या आइसोलेटेड हालत में हो, उनको हम कहते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि बेंजीन है, यहाँ पे नेप्थलीन है, ठीक है ना। अब नॉन बेंजीनॉइड ये एरोमेटिक कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स, जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप इजीली अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें कौन से कंपाउंड्स हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में रख सकते हैं और कौन से कंपाउंड्स नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, दीज आर दोज aromatic compounds which contain one or more fused or isolated benzene rings। ठीक है ना। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे, या आइसोलेटेड हालत में या फ्यूज्ड हालत में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे कि इनकी एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, बेंजीन आएगा, नेप्थलीन, इसी तरह से एक और है दैट इज एंथ्रासीन। तो अब नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स उन एरोमेटिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके पास विच डू नॉट कंटेन
बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स। इनमें एक एग्जांपल है ये ट्रोपून, ये आप याद रखेंगे, ये एक एग्जांपल है ट्रोपून। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँगा इसकी। तो एग्जांपल्स क्या है इनकी, फिर एग्जांपल्स ट्रोपून। इसी तरह से एक और है दैट इज ट्रोपोलून, एक है एजुलीन। ये आप देखेंगे ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ मैं अब रब करना चाहूँगा इनको। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड aromatic compounds are those which non-benzene aromatic compounds are those aromatic compounds, ये aromatic compounds है, और those aromatic compounds which do not contain benzene ring in their molecules। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एक तो मैंने कहा इट इज ट्रोपून एग्जाम्पल, ये इस तरह से है। इस तरह से मैं देखना चाहूँगा, इस तरह से। ये है ट्रोपून जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाई। अगर यहाँ पे आप OH डालोगे, अगर आप ट्रोपून के, इनफैक्ट इट इज पोजीशन 2, अगर इस पे आप OH डालोगे देन इट इज कॉल्ड ट्रोपोलून, ट्रोपोलून। तो एक तो एग्जांपल है ट्रोपून जो मैंने यहाँ पे पहले ही दिखाई है, और एक एग्जांपल है ट्रोपून। इसी तरह से एक और एग्जांपल है दैट इज एजुलीन। It's like this। इस तरह से इट इज कॉल्ड एजुलीन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये किस में आता है, नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ये थे एग्जांपल्स बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की और नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रोपून की बात यहाँ पे करेंगे, चलो यहाँ पर, तो अगर मैं इन कंपाउंड्स का यहाँ पे एक और नाम दे दूँ, यहाँ पे अगर आप ट्रोपून का नाम देखेंगे दैट इज साइक्लो, चूँकि ये साइक्लिक है, टोटल इसमें कितने कार्बन एटम्स है रिंग में, 7। साइक्लो हेप्टा 246
ट्राई इन वन ओन, ये इसका नाम आएगा। इनफैक्ट इट इज़ आयुर्वेदिक नेम, ये इसका आयुर्वेदिक नेम है, ये आप याद रखोगे। इसी तरह से अगर आप इसका आयुर्वेदिक नेम लिखना चाहेंगे, इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस कंपाउंड बट इट हैज़ वन, इट इज़ टू, इसको 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो इट इज़ 2 हाइड्रोक्सी, it is 2 hydroxy cyclohepta 2,4,6 try in 1 ओन। ONE ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है। तो ये था रिगार्डिंग दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स। और फिर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, दैट इज बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने एक था होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और एक था हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक में 2 ग्रुप्स हमें मिले थे, वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। देखिए यहाँ पे अगर आप, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा एसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक और एग्जांपल, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, या जिनको एक और नाम से जाना जाता है और एलिफेटिक कंपाउंड्स। एग्जांपल है ईथेन, मैंने एग्जांपल दी थी, इस तरह से ईथीन, और भी एग्जांपल्स हैं एटसेट्रा। देखिए नाउ ये जो एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन हेटेरो एटम इन द रिंग, बट दे रिजेंबल विद दीज कंपाउंड्स एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इनसे मिलती जुलती हैं, सो दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप दीज आर heterocyclic compounds which resemble with acyclic compounds in their maximum properties। और इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, इट विल शो मैक्सिमम प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ दीज एसाइक्लिक कंपाउंड्स की, क्योंकि इनके पास जो कार्बन बॉन्ड है वो इसी तरह से उतना ही मजबूत होगा जनरली जो यहाँ पे होगा। मतलब दे विल अगेन बिहेव इन द सेम वे एज एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूँगा फिर इथाइलिन ऑक्साइड, या इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन है एक एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे मैं ऑक्सीरेन, एक और है ऑक्सीटेन, इसी तरह से टेट्रा हाइड्रो
फ्यूरान है, एक और एग्जांपल, एटसेट्रा। अगर मैं इनकी एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा, इट इज़ लाइक दिस। जो हमने पहले से ही पढ़ा है, लाइक दिस। इसी तरह से एक और है, यहाँ पे इस तरह से है, इट इज़ ऑक्सीटेन। और इसी तरह से है एक और CH2 दिस, इनफैक्ट इट इज़ CH2, यहाँ पे ये CH2 है एंड इट इज़ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये एग्जांपल्स हैं एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। नाउ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जिस तरह से हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ये भी वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हाँ, एक चीज़ इनमें है, दे ऑल्सो कंटेन हेटेरो एटम इन दियर मॉलिक्यूल्स लाइक पायरिडीन। पायरिडीन एग्जांपल है फिर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इसकी एग्जांपल। तो इन कंपाउंड्स को अब हम डिफाइन करेंगे। दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन हेटेरो एटम्स in the ring. For example पायरिडीन है। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे देयर इज थायोफीन। और भी एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे जिस तरह से पायरिडीन है, थायोफीन है। यहाँ पे मैं पहले पायरिडीन की एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। इट्स लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट्स ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड है बट इट इज रिंग कंटेन्स द हेटेरो एटम। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, इट इज लाइक दिस। इट इज़ थायोफीन। तो एक और कुछ एग्जांपल मैं इसकी देना चाहूँगा। पहले मैं रब करूँगा इनको। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको कहा पायरिडीन, थायोफीन। एक और एग्जांपल है दैट इज़ पायरोल। इसी तरह से फ्यूरान एटसेट्रा। So they are all examples of aromatic heterocyclic compounds। मतलब ये तो एरोमेटिक हैं मगर इनके रिंग में हेटेरो एटम्स होंगे। अगर मैं इनकी एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, पायरोल की एग्जांपल है दैट इज़ लाइक दिस। CH it is here NH, it is पायरोल एग्जांपल। इसी तरह से अगर फ्यूरान की एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, इट्स लाइक दिस। CH डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन लाइक दिस। फोर बॉन्ड्स, it is 2 3 4। okay, so this is pyrrole and it is furan. So this pyridine, thiophene, pyrrole, furan, they are all aromatic compounds, but they are examples of aromatic heterocyclic compounds. तो अगर हम अब सम अप करके इस क्लासिफिकेशन को अब यहाँ पे दिखाएंगे। नाउ सी,
नाउ इसका सम अप करेंगे क्लासिफिकेशन का। तो पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अब दो क्लासेस थे, वन इज एसाइक्लिक और ओपन चेन, या एक और नाम था इनका एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स थे जिनमें ओपन चेन ऑफ एटम्स थी, जैसे कि CH3 CH2 CH3 प्रोपेन था एक एग्जांपल। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल दी थी ईथीन, इट कंटेन्स ओपन चेन ऑफ एटम्स। तो इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखना चाहूँगा लाइक दिस, इट इज़ एसीटोन। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो दूसरा जो क्लास था, पहले एसाइक्लिक और दूसरा था साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जहाँ पे क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स थी, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन की बात मैंने की थी, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से मैंने आपको बेंजीन की एग्जांपल दी थी, इट इज़ बेंजीन। एक और एग्जांपल मैंने दी थी, दैट इज़ इथेलियन ऑक्साइड। इट इज़ इथेलियन ऑक्साइड। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे, इनकी फिर क्लासिफिकेशन हुई थी। वन इज ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे, इनको फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। वन इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स थे जिनके रिंग में एक ही किस्म के एटम्स थे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ साइक्लोब्यूटेन। इसमें आएगा फिर साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से इसमें आएगा बेंजीन। और यहाँ पे जो हेटेरोसाइक्लिक था, एक तो था होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स है विच आल्सो कंटेन हेटेरो एटम्स इन देयर रिंग लाइक दिस इथाइलियन ऑक्साइड। एक और एग्जांपल मैंने दी थी, दैट इज लाइक दिस। अगर आपको याद होगा, पायरिडीन की एग्जांपल मैंने दी थी, इट इज इथाइलियन ऑक्साइड एंड इट इज पायरिडीन। इन होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स थे जो प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे विच रिजेंबल मोस्टली विद दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। लाइक साइक्लोब्यूटेन की बात मैंने यहाँ पे की थी। साइक्लोब्यूटेन एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे मैंने साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसी तरह से एक और ग्रुप था, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स।
एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, these aromatic compounds they show some स्पेशल स्टेबिलिटी जो मैंने कहा, और इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे रिजनेबल नहीं होती थी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे थे। इनकी एग्जांपल मैंने दी थी, बेंजीन मैंने कहा था, और एक एग्जांपल मैंने दी थी दैट इज़ इस तरह से, अगर आपको याद होगा, दैट इट इज़ बेंजीन and it is propone। तो ये था, इनफैक्ट ये थी क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग दीज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक को दो हिस्सों में तकसीम किया, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, वन इज एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, साइक्लिक, और दूसरा था एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक में एग्जांपल है यही इथाइलिन ऑक्साइड की, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल कर रहा था मोस्टली विद दोज ऑफ दिस एलिफेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में एक एग्जांपल मैंने दी थी ये, और भी एग्जांपल्स दी थी यहाँ पे। पायरिडीन एक एग्जांपल थी, एरोमेटिक था मगर इसके रिंग में एक हेटेरो एटम था। एक और एग्जांपल मैंने दी थी थायोफीन, फ्यूरान, पायरोल की भी एग्जांपल मैंने दी थी। नाउ ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके बारे में देखना चाहेंगे हम। तो इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एक था बेंजीनॉइड एरोमेटिक या बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, और दूसरा था दैट इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड में कौन आता था? एक तो बेंजीन आता था, इसमें एक एग्जांपल है बेंजीन की, और इसी तरह से नेप्थलीन की भी मैंने बात की थी, एक और था एंथ्रासीन। इसी तरह से नॉन बेंजोनाइड में आता ट्रोपोन, जो मैं यहाँ पे फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। ये है ट्रोपोन, ये आता है नॉन बेंजोनाइड में। बेंजोनाइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे, चाहे आइसोलेटेड या फ्यूज्ड हालत में। और नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।